हेलो हेलो हेलो, आप सभी लोगों को अविनाश मिश्रा का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है जी आप सभी लोगों का हमारे आज के इस लेक्चर में। हमारे आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा उसको देख लेते हैं। हम लोग आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे हाउ टू ओरिजिन ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो सोलर सिस्टम की उत्पत्ति के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। तो सोलर सिस्टम की उत्पत्ति के बारे में दो सिद्धांत है जो उत्पत्ति के बारे में, किसकी उत्पत्ति के बारे में, तो सौर मंडल की उत्पत्ति के बारे में, उत्पत्ति के विषय में दो तरीके के सिद्धांत सामने आते हैं। एक जो सिद्धांत है वो अद्वैतवाद सिद्धांत, अद्वैतवाद सिद्धांत। अद्वैतवाद मीन्स सिर्फ एक और कोई नहीं, और दूसरा कोई नहीं। और एक होता है द्वैतवाद सिद्धांत। द्वैतवाद सिद्धांत, द्वैतवाद सिद्धांत मतलब एक के अलावा दूसरा भी है। तो एक अद्वैतवाद सिद्धांत क्या कहता है, कहता है कि एक तारा था और इसी तारे से निर्माण हुआ है सौर मंडल का। और द्वैतवाद सिद्धांत कहता है कि नहीं, एक तारा नहीं था, दो तारे थे, दो तारों से निर्माण हुआ है किसका, सौर मंडल का। तो ये सिद्धांत थे कुछ सौरमंडल के उत्पत्ति के बारे में। तो सौरमंडल की उत्पत्ति के बारे में दो सिद्धांत दिए गए। एक अद्वैतवाद सिद्धांत मानता है कि सिर्फ एक तारे से सौरमंडल का निर्माण हुआ है, और दूसरा सिद्धांत होता है द्वैतवाद सिद्धांत जो मानता है कि दो तारों से सौरमंडल का निर्माण होता है। कुछ जो वैज्ञानिक है वो अपना परिकल्पना दी है। परिकल्पना मतलब ऐसा हाइपोथेसिस माने हैं कि ये सिर्फ सोच रहे हैं, इमेजिनेशन दिए हैं कि इस चीज से हुआ होगा सोलर सिस्टम का उत्पत्ति। तो चलिए हम लोग दो तीन साइंटिस्टों के कुछ इमेजिनेशन के बारे में पढ़ते हैं, जिससे हम लोग को पता चलेगा कि कैसे हुआ होगा सोलर सिस्टम का निर्माण। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कांट की गैसीय परिकल्पना। गैसीय परिकल्पना, ये जो परिकल्पना है किस विषय में दिया गया है, किस विषय के लिए, तो सोलर सिस्टम का ओरिजिन कैसे हुए इस विषय में कांट जो है 1755 ईस्वी में एक इमेजिनेशन देते हैं, एक परिकल्पना देते हैं, जो बताते हैं, क्या कहते हैं सुनिए हमसे। अभी तक यहां तक जो बात हुई है, यहां तक अभी किसी को बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी के बारे में कोई आइडिया नहीं है। अभी तक इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। बात करते हैं थोड़ा सी। कांट कहते हैं, कांट एक साइंटिस्ट का नाम है जो गैसीय परिकल्पना दिए हुए हैं। कांट कहते हैं कि जो ब्रह्मांड में आद्य पदार्थ उपस्थित है। आद्य पदार्थ क्या है, उपस्थित है। कहां पे, ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड में आद्य पदार्थ उपस्थित हैं। ये आद्य पदार्थ की कुछ प्रॉपर्टी हम लोग जान लेते हैं। ये जो होते हैं ये शीतल होते हैं, मतलब ठंडे होते हैं, गतिहीन होते हैं, इसमें मोशन नहीं होता है, गतिहीन। और ये जो होते हैं वो ठोस होते हैं, सॉलिड होते हैं। आद्य पदार्थ किसको कहते हैं, प्रचिंदम मतलब पुराने पदार्थ को आद्य पदार्थ कहते हैं। आद्य पदार्थ कहां उपस्थित है, ब्रह्मांड में उपस्थित है। और ये कैसे हैं, शीतल हैं, गतिहीन हैं और ठोस हैं। बात करते हैं क्या हुआ। आद्य पदार्थ क्या हुआ कि ऐसे मान लीजिए कि कुछ आद्य पदार्थ बड़े, कुछ आद्य पदार्थ बड़े, कुछ आद्य पदार्थ छोटे, कुछ बड़े कुछ छोटे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कह रहे हैं कौन, कांट। कांट का इमेजिनेशन रखिए। तो कुछ बड़े जो आद्य पदार्थ थे, ये छोटे आद्य पदार्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगे ड्यू टू देयर ग्रेविटेशनल फोर्स। अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगे। क्या करने लगे, छोटे आद्य पदार्थ को बड़े आद्य पदार्थ अपनी तरफ खींचने लगे। तो खींचने के बाद में क्या होगा, अगर ये इसके पास में जाएगा, ये जाएगा इसके पास में, तो इसमें टक्कर, क्या होगा, टक्कर। तो टक्कर की वजह से होगा इसमें पैदा, टक्कर के बाद में यहाँ पर
गति गति पैदा होगा और वो घूर्णन गति पैदा हुआ। कैसी गति पैदा हुआ? घूर्णन गति, घूर्णन गति पैदा हो। अब घूर्णन गति पैदा होने के साथ साथ इसमें हुआ ऊष्मा की उत्पत्ति, मतलब हीट भी बना, ऊष्मा की उत्पत्ति हुआ, ऊष्मा की उत्पत्ति हुआ, घूर्णन गति पैदा हुआ। बात को समझ में आया? फिर से बताता हूं। आद्य पदार्थ जो थे गतिहीन थे। आद्य पदार्थ अपनी, ये बड़े आद्य पदार्थ छोटे आद्य पदार्थों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं ड्यू टू देयर ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये जब अट्रैक्ट करते हैं तो इनमें होता है टक्कर, टक्कर की वजह से घूर्णन गति पैदा होती है और ऊष्मा की उत्पत्ति होती है। इतनी बातें क्लियर है? अब बात करते हैं थोड़ा सा और। घूर्णन गति पैदा हुआ, ऊष्मा की उत्पत्ति हुआ, और धीरे धीरे ये जो ऊष्मा है बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है, और बढ़ने के साथ में पूरे की पूरी चीज को एक निहारिका के रूप में चेंज हो जाता है, निहारिका के रूप में चेंज हो जाता है। पूरा का पूरा चीज घूर्णन करती हुई निहारिका। ये जो निहारिका कैसी है? घूर्णन करती हुई निहारिका है, घूर्णन करती हुई निहारिका है, और ये कैसी है? गर्म है। कैसी? गर्म निहारिका में परिवर्तित हो जाती है। आधे पदार्थ, बड़े आद्य पदार्थ छोटे आद्य पदार्थ को अट्रैक्ट किए, टक्कर हुआ, घूर्णन गति पैदा हुई, ऊष्मा की उत्पत्ति हुई, बहुत ज्यादा ऊष्मा की उत्पत्ति हुई, बहुत ज्यादा घूर्णन होने लगा, तो एक निहारिका बन गया, एक निहारिका बन गया। और ये जो निहारिका है घूर्णन करती हुई निहारिका है, और ये गर्म निहारिका है। कैसी निहारिका है? गर्म निहारिका है। अब क्या होता है देखना आराम से। अब जब घूर्णन होने लगा निहारिका में, तो इस निहारिका से छोटे छोटे नौ वलय बाहर निकले, नौ वलय बाहर निकले, और सेंटर में, केंद्र में सूर्य रह गया, सूर्य स्थिर रह गया, स्थिर रह गया। कहने का मतलब है कि निहारिका भी घूमने लगी, गति करने लगी। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझने वाली बात यहाँ पर और है। कैसे निकला होगा नौ वलय, मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। ये जो निहारिका है, मान लीजिए कि निहारिका है, ये निहारिका का ये सेंटर हो गया। अब ये घूर्णन गति कर रही है, घूम रही है चारों तरफ, मतलब सर्कुलर मोशन कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है, तो इसके सेंटर के अपोजिट में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? फोर्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल, अपकेंद्रीय बल बोलते हैं, अपकेंद्रीय बल लगेगा निहारिका के सेंटर के दूसरी दिशा में, निहारिका के केंद्र के उस दिशा में अपकेंद्रीय बल लगता है। अब बताइए कि यहाँ पर घूर्णन की स्पीड बढ़ती जाती है, इसका शेप बढ़ता जाता है। क्या होने लगता है? इसका शेप, इसका जो निहारिका का शेप है वो बढ़ने लगता है, आकार भी इसका क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कौन कह रहे हैं? कांट कह रहे हैं। आकार बढ़ने लगता है, तो जब आकार बढ़ेगा तो घूर्णन वेग भी इसका बढ़ने लगता है। ये कह रहे हैं कौन? कांट। घूर्णन वेग भी बढ़ने लगता है, तो जब घूर्णन वेग बढ़ता है तो वेग बढ़ेगा, तो यहाँ पर जो फोर्स है तो वो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। ये भी क्या करने लगता है? बहुत सारी चीजें आगे बढ़ने वाली। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। निहारिका बना, निहारिका ये छोड़ा हटाओ, ये फिलहाल के लिए हटा दो। निहारिका बना, निहारिका गर्म और घूर्णन करती हुई निहारिका थी। इस निहारिका का आकार बढ़ने लगा, जब आकार बढ़ने लगा तो इसका घूर्णन वेग भी बढ़ने लगा। क्या बढ़ने लगा? घूर्णन वेग भी बढ़ने लगा। तो जब घूर्णन वेग बढ़ेगा तो ये अपकेंद्रीय बल बाहर की तरफ लगता है, तो जब वेग ही बढ़ गया तो बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स भी क्या हो गया? बढ़ गया। तो जब निहारिका ऐसे, मतलब इधर फोर्स ज्यादा लग रहा है, इधर फोर्स क्या लग रहा है? इसके केंद्र के बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो इसके केंद्र के बाहर की तरफ जब फोर्स लग रहा है तो इसमें से कुछ हिस्सा को काट कर ये अपनी तरफ लेके जाएगा, अपने सेंटर से दूर की तरफ लेके चलेगा। कौन? एफसी, ऑफ केंद्रीय फोर्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल। ये निहारिका में से कुछ हिस्से को, कुछ मास को बाहर की तरफ निकालेगा। इस तरीके से 9 वलय 9 रिंग्स बाहर निकलते हैं, और यही 9 वलय जो है वो 9 ग्रह का निर्माण करते हैं, 9 ग्रह का निर्माण करते हैं। और यही 9 ग्रह, और एक छूट जाता है जो बच गया इस सेंटर में, उसको बोलते हैं सूर्य। केंद्र में सूर्य बच जाता है, सूर्य रह जाता है। तो बताओ भाई, सूर्य और ग्रह, इन दोनों के समूह को ही तो सौरमंडल कहते हैं। इसी प्रकार से सौरमंडल की उत्पत्ति होती है, सौरमंडल की उत्पत्ति होती है अकॉर्डिंग टू कांट की गैसीय परिकल्पना। कांट के गैसीय परिकल्पना के अनुसार क्या हुआ? फाइनल रिवीजन, लास्ट बार। ब्रह्मांड में आधे पदार्थ था, आधे पदार्थ शीतल थे, गतिहीन थे, ठोस थे। इन बड़े जो आधे पदार्थ थे, छोटे आधे पदार्थ को अपनी तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से
अपनी तरफ खींचने लगते हैं तो इनमें होता है टक्कर। टक्कर की वजह से पैदा होती है घूर्णन गति, और घूर्णन गति की वजह से पैदा होता है उष्मा गति। उष्मा की उत्पत्ति होती है। जब इन दोनों सिचुएशन बनता है तो एक घूर्णन करती हुई गर्म निहारिका बनती है, और जब गर्म निहारिका बनती है और धीरे धीरे तापमान में वृद्धि होता है तो इनका निहारिका का शेप जो है वो बढ़ने लगता है, और जब शेप बढ़ता है तो इसका घूर्णन वेग भी बढ़ता है। जब घूर्णन वेग बढ़ता है तो अपकेंद्रीय बल बढ़ने लगता है। जब अपकेंद्रीय बल बढ़ता है तो इसमें से निकल करके बाहर की तरफ 9 वलय, 9 वलय मतलब रिंग्स बाहर निकलते हैं, जिससे 9 ग्रह का निर्माण होता है, और केंद्र में बच जाते हैं सूर्य, और सूर्य और ग्रह को मिलाकर के ही सौरमंडल बनता है। ये है कांट की गैसीय परिकल्पना की पूरी कहानी। लेकिन ये जो परिकल्पना है ये गलत साबित हो गई। क्यों गलत साबित हो गई? इनकी कमियां क्या थी, ये कमियों को थोड़ा सा देख लेते हैं। एक बात बताइए, कांट तो मुंह उठाए और बोल दिए चुपचाप कि टक्कर हुआ, टक्कर होने से घूर्णन गति पैदा हो गई। घूर्णन गति किसको बोलते हैं? ऐसे ऐसे घूम जाना, इसको घूर्णन गति बोलते हैं। तो बताओ भाई, अगर जो ट्रक है, कोई बड़ी बड़ी चीजें जो टकराएगी तो घूर्णन गति पैदा होगा? घूर्णन गति तो पैदा नहीं होगा। मतलब कि जो ऐसा ना हो गया कि एक लड़का दोनों टकराए तो घूम गए दोनों, ऐसे थोड़ा हो सकता है। घूर्णन गति पैदा नहीं हो सकता है टक्कर के बाद। टक्कर के पश्चात घूर्णन गति पैदा नहीं हो सकता है। ये इनकी कमी थी। और क्या हो सकता है? ये बोले हैं कि जैसे जैसे आकार बढ़ता गया तो घूर्णन भी बढ़ता गया। अरे भैया, जब आकार बढ़ेगा मतलब बहुत बड़ा चीज मतलब बड़े को चीज हो गया, वो बढ़िया उससे घूमे, मतलब बड़े चीज ज्यादा घूमेगा या छोटा चीज ज्यादा घूमेगा। तो ये बोलते हैं कि नहीं, बड़ा जो चीज है वो ज्यादा घूमेगा आसानी से। तो ये गलत इनकी बात आती है कि जो आकार बढ़ने पर घूर्णन बढ़ता है, ये बात इनका क्या था? गलत था। तो ये इनकी कमियां थी। इसकी वजह से कांट की गैसीय परिकल्पना के बारे में हम लोग नहीं पढ़ते हैं, मतलब कि पढ़ते हैं लेकिन यहाँ से ओरिजिन नजर आता है कि ऐसे ही हुआ होगा। एक रास्ता छोड़ के चले गए थे कांट। तो ये था कांट की गैसीय परिकल्पना। आगे चलते हैं। कांट की गैसीय परिकल्पना पढ़ने के बाद में अगले जो हम परिकल्पना की तरफ बढ़ते हैं, वो जो परिकल्पना है लैप्लास की निहारिका परिकल्पना। निहारिका क्या होता है? गैस एवं ध्रुव कण के बादल को निहारिका बोलते हैं। निहारिका परिकल्पना कौन दिए थे? लैप्लास साइंटिस्ट। परिकल्पना, इसमें क्या हुआ था भाई? आराम से सुनना, समझना। जिस तरीके से कांट बोलते थे ब्रह्मांड में आद्य पदार्थ उपस्थित थे, उस प्रकार से ये बोलते हैं लैप्लास कि नहीं, कांट लैप्लास जो बोलते हैं कि आद्य पदार्थ नहीं प्रेजेंट थे, ब्रह्मांड में एक निहारिका उपस्थित थी। और ये जो निहारिका थी वो गर्म निहारिका थी। कैसी थी? गर्म निहारिका थी। अब बताओ भाई, धीरे धीरे कोई चीज गर्म है तो क्या होता चला जाएगा? ठंडा होता चला जाएगा। तो ये निहारिका भी धीरे धीरे ठंडा होता चला गया। धीरे धीरे ठंडा होता चला गया। अब कोई चीज ठंडा होता, कोई गर्म चीज है वो ठंडा होगा तो वो फैलेगा, सिकुड़ेगा तो ये होने लगा संकुचित। क्या होने लगा? ये संकुचित होने लगा। और ये संकुचित होगा, कोई चीज मतलब सिकुड़ेगा तो उसका साइज बढ़ेगा, उसका आकार बढ़ेगा कि घटेगा? तो इसका आकार जो होने लगा घटने लगा। आकार क्या हो गया? घटने लगा। अब जब आकार घटेगा, अब वहां से रिलेट करो कांट की गैसीय परिकल्पना। वो बोले थे कि अगर आकार बढ़ता है तो घूर्णन वेग क्या होने लगता है? आकार बढ़ता है तो घूर्णन वेग बढ़ता है, लेकिन वो गलत था। कोई चीज छोटा जो है वो जल्दी जल्दी घूम जाएगा, जबकि बड़ा चीज वो जल्दी जल्दी नहीं घूमेगा। आकार घटा तो यहां से घूर्णन वेग भी क्या हो गया? बढ़ गया। मतलब जल्दी जल्दी कोई चीज घूमने लगा। तो ये निहारिका थी। इस निहारिका में घूर्णन वेग बढ़ गया। अब घूर्णन वेग की वजह से बढ़ गया, जब घूर्णन वेग कर रहा है तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा। सेम वही कहानी है पिछले वाली, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो घूर्णन वेग बढ़ गया तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बाहर मतलब बढ़ेगा। तो इस निहारिका से एक वलय, सिर्फ एक वलय
बाहर निकलता है। और यही एक वलय जो है आगे चल के 9 ग्रह बनाता है, 9 ग्रह एवं उपग्रह बनाता है, उपग्रह बनाता है। कांट क्या बोले थे, इसी निहारिका में से 9 को वलय निकला था। ये क्या बोलते हैं, लाप्लास क्या बोलते हैं कि निहारिका में से सिर्फ एक वलय निकला था। अंतर प्रोसेस समझना। वो बोले थे कि घूर्णन वेग आकार बढ़ता है, आकार बढ़ने की वजह से घूर्णन वेग बढ़ता है, लेकिन यहाँ ये बोले दिए कि आकार घटता है और आकार घटने के बाद में घूर्णन वेग बढ़ता है। इससे ही निर्माण हुआ और एक जो बचेगा वो सूरज का निर्माण हो गया, बीच में सूर्य का निर्माण हो गया, बन गया सोलर सिस्टम, सौरमंडल। यही तो है। थोड़ा थोड़ा याद रखा। वो बोले थे, कांट बोले थे कि आधे पदार्थ था, ये बोले थे निहारिका। ये गर्म थी, वो गैस सॉरी धीरे धीरे ठंडा होता चला गया, ठंडा होने के बाद में संकुचित हो गया, संकुचित होने के बाद में आकार इसका छोटा हो गया, आकार छोटा हो गया तो घूर्णन वेग बढ़ गया, घूर्णन वेग बढ़ गया तो एक वलय इसमें से बाहर निकला, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बढ़ गया, एक वलय बाहर निकला जो 9 ग्रह एवं उपग्रह का निर्माण करता है, इससे निर्माण होता है सोलर सिस्टम का। ये था ये चीज। एक साइंटिस्ट और आते हैं, दो साइंटिस्टों की कहानी और पढ़ते हैं जो साथ में मिलकर के काम किए थे, हॉयल एवं लिटलेटन। हॉयल एवं लिटलेटन ये दो जो साइंटिस्ट थे, एक सिद्धांत दिए, इस सिद्धांत का नाम था सुपरनोवा सिद्धांत, सुपरनोवा सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है समझिएगा। कौन दिए थे, लिटलेटन और हायल, घायल नहीं हायल, लल्टेन नहीं लिटल। क्या दिए थे, सुपरनोवा सिद्धांत दिए थे। आराम से सुनना मेरे भाई। वो बोले कि इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में 2 तारे थे। कितने तारे थे, 2 तारे थे, 2 तारे उपस्थित थे। 2 तारे कौन कौन, एक था सूर्य और एक था सूर्य का साथी तारा, साथी तारा। किसके साथी तारा, सूर्य के साथी तारा। और ये जो सूर्य का साथी तारा था, ये विशाल तारा था। कैसा तारा था भाई, ये विशाल तारा था। विशाल तारा किसको बोलते हैं, जिसका आकार सूर्य के आकार से बड़ा होता है उसको विशाल तारा के नाम से जानते हैं। साथी तारा कौन था, विशाल तारा था। अब इस विशाल तारे में क्या हुआ, विशाल तारे की लाइफ साइकिल में, तारों की लाइफ साइकिल में बताया था कि विशाल तारे में सुपर रेड जॉइंट के बाद में एक विस्फोट होता है, सुपरनोवा विस्फोट बोलते हैं। तो यहां पर भी विशाल तारा है तो इसमें भी क्या होगा, सुपरनोवा विस्फोट, सुपरनोवा विस्फोट होता है, सुपरनोवा विस्फोट होता है। और इस सुपरनोवा विस्फोट की वजह से बहुत सारे धूल कण, छोटे मोटे धूल कण एवं गैस बने, एवं गैस बनते हैं। क्या करते हैं, बनते हैं। जो कि ये हो गया सूर्य, ये सूर्य के चारों तरफ गैस एवं धूल कण ऐसे चारों तरफ घूमने लगे, चारों तरफ घूमने लगे। क्या है ये, यही सुपरनोवा विस्फोट के बाद में धूल कण हैं जो वो घूमने लगे। अब ये जो धूल कण हैं आगे चल करके ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, ऐसे ही बहुत सारी चीजों का निर्माण करते हैं। तो ये सब चीजें मिल गई और साथ में सेंटर में सूर्य मिल गया तो बन गया सोलर सिस्टम, सौरमंडल। सौरमंडल आज हम जिस थ्योरी को मानते हैं वो यही थ्योरी को हम लोग मानते हैं, एक्सेप्टेबल है। ये सारे जो गलत साबित हो गए हैं, ये सारी चीजें थी हॉयल एंड लिटलेटन की, हम लोग थ्योरी को अभी भी मानते हैं। तो ये था हमारा आज का क्लास जिसमें हम लोग सौरमंडल की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में पढ़े हैं। सिद्धांत में हम लोग पढ़े हैं सबसे पहले कांट की गैसीय परिकल्पना, उसके बाद में लाप्लास की निहारिका परिकल्पना और हॉयल एवं लिटलेटन की सुपरनोवा सिद्धांत, जिसको हम लोग आज के डेट में एक्सेप्ट किए हुए हैं। ये सारी चीजें थी। आप, आई होप आप सभी लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट में लिख दीजिए कि सब कुछ क्लियर है।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू।